जी हाँ, इस बार किसकी सत्ता? टीवी9 भारतवर्ष की खास कवरेज लगातार जारी है। चौथा चरण है वोटिंग का। 96 सीटों पर हो रहा है मतदान। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। और अब टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने आने जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। केजरीवाल के 75 साल वाले आरोप पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है जवाब। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। 2029 तक मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। टीवी9 भारतवर्ष को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले गृह मंत्री अमित शाह। सुनिए। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है, मुद्दे बदल रहे हैं। लगातार चुनाव प्रचार में राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, तो बीजेपी का कहना है कि पिक्चर ठीक वैसी ही है जैसी अभी तक दिखाई दे रही थी और वो पूरी तरह से साफ है। लेकिन राजनीतिक मैदान में क्या हो रहा है उसे आसानी से समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष में अमित जी आपका। चुनाव प्रचार में इस वक्त केंद्र में चुनाव के जो मुद्दा है जिसकी चर्चा बहुत हो रही है वो अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद सामने रखा है। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 75 बरस के हो जाएंगे और 17 सितंबर 2025 के बाद वो देश के प्रधानमंत्री नहीं रह सकते हैं। देखिए, केजरीवाल जी अपनी पार्टी ठीक नहीं चला पा रहे हैं। वो जेल में थे तो अपना बाद में किसको यहाँ मुख्यमंत्री बनाना वो भी तय नहीं कर पाए। जेल में रहकर उन्होंने सरकार चलाने का प्रयास किया और वो हमारी पार्टी चलाने की बात कर रहे हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 29 तक वो ही प्रधानमंत्री रहेंगे और 29 के बाद के हमारे चुनाव अभियानों के नेता वो ही है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव में जाएगी। प्रधानमंत्री के तौर पर वो आपका नाम आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस बार लोगों से 2024 में जो वोट मांग रहे हैं वो दरअसल आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए मांग रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी की बातों को मैं नहीं सोचता आपके अलावा और कोई जर्नलिस्ट इतनी गंभीरता से लेता होगा। देश में कई सारे मुद्दे हैं। इन्होंने एक विवाद खड़ा करने का इसलिए प्रयास किया क्योंकि वो समझ रहे हैं उनकी पार्टी बिल्कुल साफ होने जा रही है। क्योंकि बाहर आने के बाद उन्होंने यही नहीं, कई भविष्यवाणियां की। उन्होंने ये भी कह दिया कि तानाशाही आ जाएगी। ये बाकी लोग भी, बाकी विपक्षी दल भी इस मुद्दे को बार बार उठाते रहे, कांग्रेस पार्टी भी। अब अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, उन्होंने कहा सब विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा और अगर एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आई तो तानाशाही ज़रूर आएगी। देखिए, इस देश में कोर्ट है या नहीं है, तानाशाही का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा नहीं है। इमरजेंसी इनके साथी दल कांग्रेस पार्टी ने डाली थी। राहुल बाबा और केजरीवाल जी क्या बात कर रहे हैं? देश में 1,30,000 लोगों को किसी भी कारण के बगैर जेल में डाल दिया गया था। देश की संसद को एक्सटेंड कर दिया गया था। आर्टिकल 39 बदलना पड़ा, बदल दिया गया था। मुरारजी भाई ने आकर वापस बदलना पड़ा। ट्रैक रिकॉर्ड हमारा नहीं है। हम तो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों में से हैं। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डाली तब हमारी पार्टी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता जेल में गए थे। तो क्या हम पर आरोप लगा रहे हैं? और ये पूर्ण बहुमत हमारे पास 2 टर्म से है, 10 साल से है। इनकी थ्योरी मान लेते चुनाव ही नहीं आना था। आपने कुछ समय पहले कहा था कि चौथे चरण के बाद 250 सीटें मिल जाएंगी और तीसरे चरण के बाद तो लगभग 200 तक पहुंच चुका है एनडीए। जी, हम 190 क्रॉस कर चुके हैं एनडीए और बहुत मजबूती के साथ 400 की ओर जा रहे हैं। तो 400 पार होने वाला है? जी, निश्चित होने वाला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए तो हेमंत सोरेन को भी कुछ उम्मीद जाग गई है। उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि उनको भी बेल मिल जाएगी, उनको भी राहत मिल जाएगी। एक तो पहले केजरीवाल जी को बेल नहीं मिली है, इंटरिम बेल मिली है। 2 तारीख को फिर से जेल में जाना है और कोर्ट उनको भी दे सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। बहुत सारे नेता बाहर है, ये भी बाहर होंगे। गत चुनाव में 2 में से कोई जेल में नहीं था, 19 में हारे ही थे। अभी फिर से ट्राई कर ले। इस चुनाव में एक और मुद्दा आया, चीन का मुद्दा। आपने राहुल गांधी की गारंटी को कहा कि ये चाइनीज़ गारंटी है,
तो ये क्यों कहा आपने, क्या मतलब है इसका? मैंने ठीक ही कहा है। देखिए, इनकी दादी जी ने इस देश को कहा था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये राहुल जी इनकी तीसरी पीढ़ी है, और ना दादी ने हटाई, ना पिता ने हटाई, ना माँ ने हटाई। गरीबी हटाने का काम मोदी जी को करना पड़ा। करोड़ों लोगों को घर दिया, गैस दिया, शौचालय दिया, बिजली दी, 5 किलो अनाज मुफ्त में देना शुरू किया, कोरोना का टीका लगाया, और 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। तो इनके बोल का कोई मूल्य नहीं है। मैं अभी अभी तेलंगाना जाकर आया। तेलंगाना में इन्होंने कहा था, कांग्रेस पार्टी ने, कि हम चुनाव जीतेंगे तो 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। 2000 का भी नहीं किया। इन्होंने कहा था 15,000 हर साल हर महिला के बैंक अकाउंट में आ जाएगा। महिलाएं बेचारी राह देख रही हैं। तो इनकी गारंटी इसी प्रकार की होती है, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम धारा 370 हटाएंगे, हमने हटा दिया। हम जीएसटी लाएंगे, ला दिया। हमने कहा था माताओं बहनों को, मातृशक्ति को आरक्षण देंगे, हमने दे दिया। हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, हमने इसकी शुरुआत उत्तराखंड से कर दी है। तो हम तो जो बोलते हैं वो करते हैं। सैम पित्रोदा मुद्दों की अगर बात करें तो सैम पित्रोदा फुल टॉस पे फुल टॉस बयान दिए जा रहे हैं बीजेपी के लिए। नहीं, आप इसको इस तरह से मत देखिए। कांग्रेस पार्टी जो स्वयं उनके प्रमुख नेता नहीं बोल सकते, इनके साइड एक्टर सैम पित्रोदा हो या मणिशंकर अय्यर, ऐसे लोगों से बुलवाती है। कांग्रेस पार्टी ही मानती है, ये सैम पित्रोदा का बयान सिर्फ मत समझिए कि इस देश में रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव होना चाहिए। वो देश की एकता को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। अभी मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया कि पाकिस्तान को सम्मान दो, इनके पास एटम बम है। क्या कहना चाहते हो आप? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर उन्होंने कहा कि उनको इज्जत देनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि इनके पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगिए, इनके पास एटम बम है। किसको डराना चाहते हैं? 130 करोड़ की जनता को आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पे हम हमारा अधिकार छोड़ दें? मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं, इस देश का कोई नागरिक ये सहन नहीं करेगा कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से भारत का अधिकार जाता रहे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हमेशा रहेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा का बयान या मणिशंकर का बयान इनके बयान नहीं है, इनकी इन टोटो डिजाइन का एक हिस्सा है, इनकी विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, इसलिए वो प्रमुख नेता जो नहीं बोल सकते वो इस तरह के साइड एक्टर से हमेशा बुलवाते। ये मणिशंकर अय्यर जी लगभग 7-8 बार सस्पेंड हो चुके हैं जी। चुनाव आते हैं ऐसा कुछ बोलते हैं, सस्पेंड करते, फिर वापिस कब लेते हैं वो मालूम ही नहीं पड़ता है। दूसरे चुनाव में फिर वो कांग्रेस के सदस्य करके स्टेटमेंट देते हैं। अब देखना 2-3 दिन में इनको सस्पेंड कर देंगे और फिर वापस एंट्री हो जाएगी। एंट्री सस्पेंड ही नूरा कुश्ती से किया, एंट्री की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी अपने भाषणों में बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं यूनिफाइड जीएसटी लागू करेंगे अगर हम सत्ता में आए। क्या ये संभव है यूनिफाइड जीएसटी? देखिए, आप जीएसटी क्यों बोल रही है? आपको गब्बर सिंह टैक्स बोलना चाहिए। राहुल गांधी तो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। जीएसटी दुनिया का सबसे बड़ा बिक्री कर के बारे में रिफॉर्म है। 16 टैक्स मर्ज कर एक टैक्स बनाए। व्यापारियों को 16 असेसमेंट कराने पड़ते थे, इसकी जगह एक ऑनलाइन असेसमेंट अब हो जाता है। और जब जीएसटी इंट्रोड्यूस करा, 16 टैक्स का जॉइंट कलेक्शन 60,000 करोड़ था प्रति माह, और आज अप्रैल 24 का जीएसटी का कलेक्शन 2,10,000 करोड़ है। और यूनिफाइड जीएसटी की बात करते हैं, आप मुझे बताइए मैडम, साइकिल और मर्सिडीज का टैक्स एक रखना चाहिए क्या? एक महिला स्वसहाय जुट से अगरबत्ती बनाती है और उसको कोई परचेज कर 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर करता है, इस पर आज भारत सरकार ने 5% टैक्स रखा है, क्योंकि वो गृह उद्योग है। तो उस पर और एसी पर
28% टैक्स है, दोनों पर टैक्स एक रखना चाहिए क्या? साइकिल पर 5% है क्योंकि उसका उपयोग ज्यादातर गरीब लोग करते हैं, बिल्कुल। और गैम्बलिंग पर 28% है, ये दोनों का एक टैक्स रखना चाहिए क्या? राहुल गांधी जी की प्रॉब्लम ये है, वो ना कुछ सोचते हैं ना कुछ समझते हैं, कोई चिट पकड़ा देता है वो भूल जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं एक कर न्यूनतम कर, मतलब न्यूनतम रखेंगे हम। मैं यही कह रहा हूं, ये 4 चीजों का वो जवाब दे दे। गैम्बलिंग सट्टे पर 28% टैक्स है, उसको क्रॉस सब्सिडाइज कर फर्टिलाइजर पर हमने 5% रखा है। आपको इसमें क्या आपत्ति है? एसी पर 28% टैक्स है, इसको क्रॉस सब्सिडाइज कर अगरबत्ती पर 5% रखा है, आपको क्या आपत्ति है? पी चिदम्बरम ने कहा कि जब हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम सीए को बदल देंगे, हम जो आपराधिक न्याय के जो 3 नए कानून बनाए गए हैं हम उन्हें समाप्त कर देंगे, हम सत्ता में आए तो हम सबसे पहले ये कदम उठाएंगे। देखिए, इनका बयान कब आया? वायनाड के चुनाव के 2 दिन पहले आया, क्योंकि वायनाड में ज्यादातर माइनॉरिटी के वोटर वोट करते हैं और राहुल गांधी जी वहां से लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने सीए के लिए बयान दिया। कांग्रेस कोई सीरियस प्रकार के उनको भी मालूम है वो सत्ता में नहीं आने हैं, क्या कर देंगे करना है, बताइए मुझे। उनको भी मालूम है कि सत्ता में नहीं आना है, परंतु माइनॉरिटी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए एंड मौके पर, उसके बाद में सुना आपने बयान? नहीं, इसके पहले सुना क्या? हो गया, वोट पड़ गए डब्बे में। तो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, अपीजमेंट के लिए, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन जब चुनावी मुद्दों की बात करते हैं तो विपक्षी आरोप लगाता है कि आपके पास, बीजेपी के पास विकास का एजेंडा नहीं है 2024 में, और इस वजह से जो संकल्प पत्र है बीजेपी का उसमें यूसीसी, 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे वादे किए गए हैं ताकि ध्रुवीकरण हो, वोट हासिल किया 10 लाख करोड़ का बजट आजादी के बाद अगर कोई सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का लेकर आई है तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। राहुल गांधी की 4 पीढ़ियों ने शासन कर 20,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था, नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। 3 करोड़ घर ऐसे थे जहां अंधेरा था, नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। क्या डेवलपमेंट की बात करते हो? 14 करोड़ परिवारों के अंदर टॉयलेट नहीं था, महिलाएं शौच क्रिया के लिए रोड पर जाती थी, खेत में जाती थी, हमने उनको इस सुरक्षा देने का काम किया है। वो हमें क्या कह रहे हैं डेवलपमेंट की बात? चाहे रोड बनाना हो, चाहे रेलवे बनानी हो, उनकी 10 साल की सरकार से लगभग 2 गुना स्पीड से इस देश में डेवलपमेंट हुआ है। चाहे बिजली की ग्रिड लगाना हो, लगभग 11 गुना ज्यादा ग्रिड। वो 500 गांवों को नेट से जोड़कर गए थे, हमने 2 लाख तक पहुंचाए, 2 लाख पंचायतों को। राहुल गांधी क्या डेवलपमेंट की बात करते हैं? आपने तेलंगाना में एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि बीजेपी सरकार जब बनाएगी तो वो SC, ST और OBC से जो मुस्लिम आरक्षण है उसे खत्म कर देगी। क्या इस पर विचार हो रहा है गंभीरता से? कैसे? देखिए, आपका सवाल मुझे लगता है टेक्निकली थोड़ा गलत है। मैंने ये नहीं कहा है कि SC, ST, OBC से मुस्लिम आरक्षण हम खत्म कर देंगे। जो OBC जातियां पिछड़ेपन के सर्वे के साथ मुस्लिम जातियां OBC है, उसका आरक्षण खत्म नहीं करना चाहिए, परंतु उसने, इन लोगों ने, कांग्रेस ने सभी मुसलमानों को उसमें शामिल कर दिया है। ये गलत किया है। धर्म के आधार पर हमारे यहाँ पिछड़ापन तय नहीं होता है, उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसके आर्थिक पैरामीटर्स और सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर पिछड़ी जातियां तय होती हैं। उसमें अगर कोई मुस्लिम जाति आती है तो आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इन लोगों ने इन टोटो सभी मुसलमानों को पिछड़ा बना दिया और 4% आरक्षण OBC का, SC और ST का उस पर डाका डाला है। हमने कहा है ये हम बंद करेंगे। क्योंकि जो सहयोगी हैं आपके कर्नाटक में, आंध्र में, चंद्रबाबू नायडू ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होने वाला है, मुस्लिम जातियों के आरक्षण के पक्ष में हैं वो जो पिछड़ी मुस्लिम जातियों को आरक्षण देने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है,
सभी मुसलमानों को दे दिया है, ये अपीसमेंट है। जो पिछड़ा है, मानो मोदी जी ने सबके घर में टॉयलेट बनाए तो मुस्लिमों के घर में भी बने, फ्री अनाज मुस्लिमों को भी बना मिला है, फ्री टीका मुसलमानों को भी लगा है। परंतु अगर कोई टीका सिर्फ मुसलमानों को लगाया गया तो आप सहमत होगी क्या? इस तरह की बात है। आप रायबरेली में जनसभा कर आए हैं, आपने वहाँ का दौरा किया, क्या अमेठी रायबरेली में रिपीट होगा? रायबरेली में श्री राहुल गांधी निश्चित रूप से चुनाव हारने जा रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। क्योंकि प्रियंका गांधी वहाँ चुनाव प्रचार कर रही हैं, वो तो दावा कर रही हैं इस बार अमेठी भी नहीं जीतेगी बीजेपी। चलिए, वो तो सबको अपनी अपनी बात रखने का डेमोक्रेसी में अधिकार होता है, प्रियंका जी भी रखें। मगर मैंने राहुल गांधी को 5 सवाल पूछे रायबरेली में आज। मैं आपकी चैनल के माध्यम से उसको दोहराना चाहूँगा कि उन्होंने ज़रूर इसका जवाब वोटिंग के पहले देना चाहिए। क्या वो ट्रिपल तलाक वापिस लाना चाहते हैं, हाँ या ना? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ वो वापस लाना चाहते हैं, हाँ या ना? क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, हाँ या ना? क्या वो देश की जनता को बता सकते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो क्यों नहीं गए थे? क्या आप धारा 370 हटाने का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? मुझे लगता है देश के इतने महत्वपूर्ण 5 मुद्दों पर इन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए। हमारा रुख स्पष्ट है कि इस देश में ट्रिपल तलाक नहीं हो सकता, इस देश में किसी भी धर्म का पर्सनल लॉ नहीं हो सकता, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी नहीं हो सकता। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब न्योता मिला था तो 1000 वर्ष के सबसे बड़े महोत्सव में देश के उनको जाना चाहिए था। और धारा 370 बहुत पहले हट जानी चाहिए थी, जो मोदी जी ने हटाया है। हमारा रुख स्पष्ट है। राहुल गांधी जी ने अपना और अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करना चाहिए। चौथे चरण के मतदान के लिए 96 सीटों पर जो मतदान है, उसके लिए क्या आपको उम्मीद है बीजेपी के लिए? और देखिए, सबसे बड़े बेनिफिट एनडीए को चौथे चरण में होने वाला है और 400 पार होने वाला है। 400 पार हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। बहुत शुक्रिया अमित शाह जी, TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। तो अमित शाह जी हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना कि चौथा चरण सबसे महत्वपूर्ण और अहम चरण है, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है और 400 पार भी होने वाले हैं एनडीए।